हाँ जी, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग। हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग शुरू किया था और कैपिटल बजटिंग हमारा कंप्लीट भी हो गया था। कैपिटल बजटिंग का पहली क्लास हमारी कंप्लीट हुई थी। इस कैपिटल बजटिंग में मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि देखिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, हर्ष गुड इवनिंग हर्ष, कैसे बेटा। चलिए, इसमें आपकी दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो फिक्स एसेट्स होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो जो कैपिटल बजटिंग करते हैं, हम ये सोचते हैं कि क्या हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। दैट वी हैव टू डिसाइड। लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करते क्या है, बिफोर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बिफोर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कब किया जाता है? बिफोर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बिफोर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और कैपिटल बजटिंग इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। हियर वी डिसाइड्स वेदर इन्वेस्टमेंट डन इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज प्रॉफिटेबल और नॉट। फिर देयर आर टू टेक्निक्स, दो टाइप का टेक्निक्स होता है, एक डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है, एक विदाउट डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड डिस्काउंटिंग टेक्निक में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सारे की सारी आपकी मेथड्स हैं जो हमें स्टडी करनी है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ कैपिटल बजटिंग का नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को समझा था और बहुत अच्छे से समझा था। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था नेट प्रेजेंट वैल्यू बताते समय, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का मैंने क्या बताया था, देखिएगा हमारी जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ये रुपीज़ 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 4 लाख, हमारी इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 20 लाख करने के बाद आ रहा है। हमारी इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 20 लाख करने के बाद आ रहा है। हाँ जी अंकिता, गुड इवनिंग बेटा। इन्वेस्टमेंट 20 लाख करने के बाद आ रहा है। अब हमें सोचनी है कि क्या हम इन्वेस्टमेंट करें या न करें, वो हमें डिसाइड करनी होती है। तो हमारी जो कैश का इनफ्लो जो फ्यूचर में आता है उसकी हम प्रेजेंट में निकालते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जो तुरंत हम इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स इन विच इट इज डिसाइडेड वेदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इन एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और ये है मेथड। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम अलग तरीका से हम इसको बनाते हैं, वाली फॉर्मूला को बाद में यूज करेंगे। पहले हम मैथ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अरुण जी गुड इवनिंग। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट में क्या है कि भाई ये जो रुपीज़ 20 लाख रुपये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो रुपीज़ 20 लाख रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आएगा कहाँ से, वो कंसेप्ट ये है। ये रुपीज़ 20 लाख जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये पैसा आएगा कहाँ से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेजिंग दिस फंड्स, ताकि ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ये जो 20 लाख रुपया हमने 5 लाख डेप्ट से निकाला, 10 लाख प्रेफरेंस से निकाला और 5 लाख इक्विटी से निकाला। तो सबसे पहले हम कॉस्ट क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो 8% डेप्ट, 10% ये, तो ये 2 लाख कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास कितना हो गया, 10% हो गया। अब हमें क्या डिसाइड करनी है, ये रुपीज़ 20 लाख 10% कैपिटल पे मार्केट से उठाकर, ये रुपीज़ 20 लाख 10% कैपिटल मार्केट से उठाकर, ये 10% क्या है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डेप्ट है। हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, अनरिकवर इन्वेस्टमेंट बैलेंस निकालें। जो भाई 10 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 10% रिटर्न रिकवर हो रही कि नहीं, तो इसके लिए 20 लाख डिजायर रिटर्न 10% इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न हो गया और एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा अनरिकवर इन्वेस्टमेंट बैलेंस। ये सारी अनरिकवर इन्वेस्टमेंट बैलेंस है। तो मैंने क्या देखा इस टेबल से, 44,300 और 4 लाख रुपये एक्सेस रिकवरी आ गया। तो हमारे पास ये पैसा जो एक्सेस रिकवरी आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपया रिकवर किया। जो 20 लाख रुपया रिकवर किया वो किस किस का पैसा था, वो डेप्ट का था, प्रेफरेंस का था और इक्विटी का था। उसके साथ साथ उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, डेप्ट, प्रेफरेंस और इक्विटी की डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन क्या था, 10% से था। तो वो 10% रिटर्न भी रिकवर हुआ है। इसके अलावा जो 4
ईयर में 44,300 बचा, जो 5th ईयर में 4 लाख रुपए बचा, ये डायरेक्टली वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर को इंक्रीज करेगा। तो ये 4th ईयर 5th ईयर की नहीं, आज के डेट में कितना इंक्रीज करेगा? आज के डेट में 2,78,626 इंक्रीज करेगा। इसी को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि ये पैसा हमारी इक्विटी को एडिशन होगा, कहने मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिजायर रिटर्न रिकवर होगा। उसके अलावा हमारे डिजायर रिटर्न भी रिकवर होगा। उसके बाद इक्विटी प्रेफरेंस डेप्ट का पैसा रिकवर हो गया, इक्विटी प्रेफरेंस डेप्ट का डिजायर रिटर्न रिकवर हो गया। उसके अलावा ये पैसा जो बचा इक्विटी की वेल्थ को ऐड कर देगा। ये पिछले क्लास तक हमारे पास हुआ था। हमने अगर टाइम वैल्यू मनी को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यूज करके बनाएंगे, तो हमने ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज करके ये लिखा और यहाँ से भी आंसर सेम हो जाएगा। यहाँ तक हमारी पिछले क्लास में हुआ था। आप लोग बताइए, ये क्लास आप लोग को समझ आया था कि नहीं? अरुण जी, अंकिता, हर्ष, बताइए बेटा, आप लोग को ये सारी चीजें समझ आई थी कि नहीं आई थी? हाँ जी, आप लोग को ये सारी चीजें समझ आई थी कि नहीं आई थी बेटा? बताओ, समझ आ गया था? चलिए हम आगे की ओर चलते बेटा। ये सारी चीजें आप लोग को समझ आया था कि नहीं? हर्ष, अंकिता, अरुण जी, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया। मैं आगे पढ़ूं? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आज क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा? मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं डिसीजन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग। डिसीजन क्राइटेरिया हम स्टार्ट करेंगे। डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन किसके बेसिस पे लेते हैं? डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे कैसे डिसीजन लिया जाता है? हाँ जी सीधा चलो बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे कैसे डिसीजन लिया जाता है? मैंने कहा था सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट। जो पहली केस है, फर्स्ट केस है, ये क्यों एक्सेप्ट करते हैं? उसका क्या रीजन है? कि प्रोजेक्ट ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया, प्रोजेक्ट ने डिजायर रिटर्न को रिकवर किया, उसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा समथिंग पैसा बच गया जो इक्विटी की वेल्थ को ऐड कर देगा, जो इक्विटी की वेल्थ को ऐड करेगा। फिर आपका सेकंड केस है नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0। इसको भी हम एक्सेप्ट मानते हैं, इसको भी एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया, इनिशियल जो डेप्ट प्रेफरेंस इक्विटी जो इन्वेस्टर है उनकी पैसे को रिटर्न किया, रिकवर किया, और साथ साथ जिन्होंने पैसा दिया था वो जिस रेट से कमाना चाहते थे उस रेट से उनकी कमाई भी हुई। साथ साथ जिन्होंने पैसा दिया था जिस रेट से कमाना चाहते उस रेट से कमाई भी हुई, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा। एक्स्ट्रा ना बचे लेकिन फिर भी जिस रेट से हम कमाना चाहते उस रेट से तो कमाई हो गई ना। हमारी इक्विटी की रिटर्न तो आ गई, हमारी प्रेफरेंस की रिटर्न तो आ गई, हमें डेप्ट की रिटर्न तो आ गई, इक्विटी का वेल्थ नहीं इंक्रीज किया, फिर भी हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर तीसरा केसेस क्या बताया था? नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0। इसको क्या करेंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये डिसीजन क्राइटेरिया हुआ। अब एक सेकंड होता है नेचर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेचर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेचर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब देखिएगा, सुनिए, एकदम सिंपल सी तरीका है कि मान लिया जाए हमारे पास ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लाइन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने 10% पे मार्केट से पैसा उठाया तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई? 2,78,626। 2,78,626। अगर हम 15% पे पैसा उठाते मार्केट से, 15% पे पैसा मार्केट से उठाते तो हमारी, आप बताइए, अगर 15% पे मार्केट से पैसा उठाते तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,78,626 से कम होता तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू
लोअर देन ₹2,78,626 कम होता। हमने अगर ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट और सेविंग में उल्टा रिलेशन है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा होता तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी कम होता, सेविंग हमारे पास कम होता। अगर मार्केट में हम 5% से पैसा उठाते तो 5% से पैसा उठाते तो हमारे लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता, नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 2,78,626, ये आपको ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे हमने रेट को इंक्रीज किया नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होगा, और हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने इंक्रीज किया नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होगा और कॉस्ट कम होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, सबसे पहला है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उल्टा होता है। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा इंक्रीज करेगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा डिक्रीज करेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करेगा। ये वाली चीजें आपको सबसे पहले माइंड में रखना चाहिए। और दूसरा केस क्या होता है, दूसरा देखिएगा, हमारी जो यहाँ पे वेल्थ ऑफ द इक्विटी होता है, वेल्थ ऑफ द इक्विटी, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करेगा, वेल्थ ऑफ द इक्विटी इंक्रीज करेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगा, वेल्थ ऑफ द इक्विटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे ये ग्राफ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डायरेक्टली proportional to the wealth of the equity shareholder, wealth of the equity shareholder, equity shareholder directly proportional to wealth of the equity shareholder। आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करेगा, वेल्थ ऑफ इक्विटी इंक्रीज करेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगा, वेल्थ ऑफ द इक्विटी डिक्रीज करेगा। ये वाला दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ जी, प्रसिद्ध साहब, अंकिता, अरुण, हर्ष, आप लोगों को क्लियर समझ आ रहा है ना? ये नेट प्रेजेंट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आपको तीसरा क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू is one of the most important method net present value is one of the most important method। if बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी के बेस पे डिसीजन लिया जाता है। if there is controversial decision between net present value and any other method, then net present value prevail over other method। अगर किसी से कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, तो ये वाली चीज़ें, तीन नेचर है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, ये वाली आपको समझना पड़ेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको ये होता है।
तो ये चीज़ें हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे आता है एग्जाम में और कैसे आपको सोल्व करना चाहिए और क्या आपका प्रोसीजर होना चाहिए। तो आपकी वर्किंग नोट इसमें बनाना पड़ता है बेटा, वर्किंग नोट, इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है क्वेश्चन को सोल्व करते समय। मैं तो एक क्वेश्चन बनाऊंगा उसके बाद दिखाऊंगा। हाँ प्रियांक जी गुड इवनिंग। चलिए प्रियांक जी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम प्रियांक जी। अच्छा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। वह वर्किंग नोट क्या होता है, सबसे पहले हम किसी मशीन को रिप्लेस करते हैं या सेल करते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ये सबसे पहले हमें करना पड़ता है क्वेश्चन में। ये टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, इसकी जो मेथड है ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप एक बार वर्किंग नोट सारे लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा में हम क्या करते हैं, दूसरी वर्किंग नोट क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये वर्किंग नोट हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब कोई मशीन को सेल करेंगे तब करेंगे। ये वर्किंग नोट करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब किसी मशीन को सेल करेंगे तब करेंगे। ये क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तीसरा आपका वर्किंग नोट क्या हुआ है, डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेप्रेसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट। ये क्यों आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेप्रेसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन एक ही रीजन है कि डेप्रेसिएशन से हमें टैक्स की बेनिफिट होती है, डेप्रेसिएशन से टैक्स की बेनिफिट होती है। और आपको फोर्थ वर्किंग नोट क्या है, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो करते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, फिफ्थ में टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालते हैं, टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये सारी कैलकुलेशन के बाद हम निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इसमें हम देखते हैं अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाए, और नेट प्रेजेंट लेस देन जीरो हो जाए, इस केस में एक्सेप्ट करते हैं, और इस केस में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ये सारी वर्किंग नोट। अब क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो को कैसे ऑपरेट करेंगे। हम कैश आउटफ्लो तो आसान है, कैश आउटफ्लो क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास पैसा जाता है उसको क्या कहते हैं, कैश आउटफ्लो कहा जाता है। और टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट कैसे करते हैं, इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, इसको कैसे होता है, ये होता है, सपोज कीजिए, सबसे पहला वर्किंग नोट आपको समझाता हूँ मैं, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। सपोज कीजिए बुक वैल्यू अगर किसी एसेट्स का, बुक वैल्यू किसी एसेट्स का अगर 50,000 है, हमने सेल किया उसको 60,000 में, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जितने भी डेप्रेसिबल आइटम है सबका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 टैक्स पेड करना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए 40% टैक्स है, तो 10,000 का 40% आपको 4,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। और दूसरा केसेस मैं बताता हूँ आपको, दूसरी केसेस क्या होता है, सपोज कीजिए बुक वैल्यू आपका कितनी है, 50,000 है, हमने सेल किया कितना में, 40,000 में, 40,000 में सेल किया। उसके बाद हमारे पास इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हो गया, 10,000। तो इसका टैक्स बेनिफिट होता है, टैक्स बेनिफिट
टैक्स बेनिफिट, तो टैक्स बेनिफिट 40%, 10,000 का 40% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4,000 हो जाएगा। तो ये आपका एक ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, ये आपको एक ये हो गया, एक ये हो गया। टैक्स पेड 40%, टैक्स बेनिफिट 40%। हाँ जी, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। तो ये आपका सबसे पहला वर्किंग नोट होता है। दूसरा वर्किंग नोट आपके पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपका ये, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, हमारे पास क्या क्या पैसा जाएगा, आज के डेट में क्या पैसा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट खरीदते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अगर कोई इक्विपमेंट खरीदा तो उसको हमारे पास पैसा जाएगा। मान लीजिए हमने 50 लाख का इक्विपमेंट खरीदा, तो उसमें पैसा गया एड इंस्टॉलेशन, अगर मशीन को इंस्टॉलेट किया एड, कोई आपने टेक्निकल मैंने नो हाउ को लिया, उसके कारण नो हाउ को लिया, कोई आपने ट्रेनिंग कराया उससे रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, कोई कंसल्टेंट हायर किया, कंसल्टेंट हायर किया, ये सारी कॉस्ट कुछ भी होगा उसको, मान लो 10 लाख है तो इसको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। आप नया एसेट्स खरीदा, उसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया, वर्किंग कैपिटल उसको भी आप ऐड करोगे, ऐड वर्किंग कैपिटल। अगर कोई वर्किंग कैपिटल है 5 लाख काम करने के लिए पैसा इंट्रोड्यूस किया, उसको भी। अब उसमें क्या करते हैं, अगर आपने टैक्स पेड किया है, ये वाली चीजें रिप्लेसमेंट के केस में मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो आपको इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये कितना आ गया बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपका 65 लाख आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, 65 लाख प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया, ये पैसा गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारे पास कौन सा, ये पहला वर्किंग नोट समझ गया। दूसरा वर्किंग नोट डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन तो बहुत ही आसान होता है। डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन आपको जैसे बोलेगा वैसे निकालनी है। डेप्रेसिएशन जनरली स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रेसिएशन होता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताइए आप, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ये स्क्रैप वैल्यू का डेप्रेसिएशन है। हाँ जी, क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास जो आ जाएगा डेप्रेसिएशन के बाद, हमने आपको नेक्स्ट वर्किंग नोट आता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रेसिएशन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। आपका क्या कैश का इनफ्लो आएगा प्रोजेक्ट को चलाने से, ये पैसा आपको सोचना पड़ेगा, क्या कैश का इनफ्लो आएगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा यहाँ पे, सेल्स रेवेन्यू। मान लीजिए हमने 10 लाख में सेल किया, लेस हमारी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सपोज कीजिए हमने 3 लाख रुपीज यूज किया, लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सपोज कीजिए 1 लाख हमने यूज किया, तो इसको हम कहेंगे अर्निंग बिफोर डेप्रेसिएशन एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर डेप्रेसिएशन एंड टैक्स कहेंगे, अर्निंग बिफोर डेप्रेसिएशन एंड टैक्स। यहाँ पे आपके पास आ गया 6 लाख रुपये, 6 लाख हमारी अर्निंग बिफोर डेप्रेसिएशन एंड टैक्स हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं लेस
डेप्रेसिएशन, हमने डेप्रेसिएशन को माइनस किया। सपोज कीजिए 2 लाख हमारी डेप्रेसिएशन हो गई, हमने डेप्रेसिएशन को माइनस तो किया लेकिन ये पैसा किसी को दिया नहीं। क्यों नहीं पैसा दिया? कि ये वाली जो पैसा हमारी बिजनेस में है, हम जो एसेट्स खरीदे उसका डेप्रेसिएशन कटा, उसका डेप्रेसिएशन कटा तो वो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 लाख। अब आपके पास जो आएगा वो देखिएगा यहाँ पे, ये होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 4 लाख रुपीज हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, 4 लाख। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिएगा। 4 लाख अब हम करते हैं क्या, लेस टैक्स किया। सपोज कीजिए 30% से टैक्स है, तो 4 लाख का 30%, 4 लाख का 30%, 1,20,000, 1,20,000। अब आपको क्या हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे 2,80,000 हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। हमारे पास ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालनी है, बिजनेस का ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, बिजनेस की ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। देखिएगा, हम ये जो डेप्रिसिएशन हमने जो माइनस किया, हमने जो डेप्रिसिएशन माइनस किया, वो डेप्रिसिएशन हमारे लिए कैश का आउटफ्लो नहीं है, पैसा नहीं गया। हमारी एसेट्स पे परचेज किया, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारी पैसा आउटफ्लो नहीं होता, हमारी बिजनेस में ही होता है। हम निकालना चाहते हैं कि पैसा कितना हमारी बिजनेस से आया, पैसा कितना हमारी बिजनेस से आया। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने से हमारी टैक्स की बेनिफिट हो गई। हमारी डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करते तो हमारी जो टैक्स लगता कितने पे लगता, 6 लाख पे लगता, लेकिन अभी टैक्स कितना पे लग रहा है, 4 लाख पे लग रहा है। जैसे दो चीजें, यहाँ पे 6 लाख आपकी क्या आई थी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यहाँ पे 6 लाख हमारे पास क्या आया था, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यहाँ पे मैंने कहा लेस डेप्रिसिएशन, हमने यहाँ पे 2 लाख माइनस किया, यहाँ पे नहीं माइनस किया, तो हमारे पास क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। यहाँ पे 4 लाख आ गया और यहाँ पे 6 लाख। तो यहाँ मैंने कहा लेस टैक्स 30%, तो यहाँ पे 1,20,000 आपको टैक्स कटा, ये 1,80,000 हमारे पास हुआ। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे 2,80,000 हो जाएगा, यहाँ पे 4,20,000 रुपीज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टैक्स सिर्फ 1,20,000 लगा, यहाँ पे टैक्स ओनली 1,20,000 लगा, और यहाँ पे टैक्स 1,80,000 लगा, यहाँ पे टैक्स 1,80,000। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्यों लगा? हाँ जी, हर्ष, प्रियांक, अंकिता, प्रसिद्धा, अरुण जी बताइए, दोनों में डेप्रिसिएशन पे टैक्स का डिफरेंस कितनी है? डेप्रिसिएशन पे टैक्स का डिफरेंस यहाँ पे 1,80,000 माइनस 1,20,000, दिस इज 60,000। ये दोनों में टैक्स का डिफरेंस 60,000 क्यों है? प्रियांक जी बताइए, अंकिता, प्रसिद्धा बताइए, हर्ष, अरुण जी, ये दोनों में ये टैक्स की डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन 2 लाख था, डेप्रिसिएशन इस पे हमारे पास 30% से अगर निकालते हैं तो ये आपको 60,000 रुपीज होता है। ये टैक्स की बेनिफिट हो रही है डेप्रिसिएशन के कारण। तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट मिलता है, डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। चलिए, डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट, तो ये टैक्स की बेनिफिट लेने से के लिए करते हैं, लेकिन वो पैसा क्योंकि बिजनेस में ही है तो हम क्या करते हैं, ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने 2 लाख ऐड कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी ऑपरेटिंग कैश
इनफ्लो ये हो जाएगा 4,80,000, दिस इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। तो ये मैंने आपको यहाँ कहा, फिर ये माइनस किया, ये माइनस किया, फिर ये माइनस किया, यार हाँ जी बताइए। डेप्रेशिएशन के कारण टैक्स की सेविंग। अब सुनिए, ये इतना होने के बाद हमारे पास आ जाता है टर्मिनल ईयर। अब कौन सा आ जाता है भाई, यहां पे टर्मिनल कैश इनफ्लो आया। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। टर्मिनल कैश इनफ्लो, तो फिफ्थ वर्किंग नोट है टर्मिनल कैश इनफ्लो। इसको समझिएगा क्या होता है, व्हाट इज द टर्मिनल कैश इनफ्लो। अगर कोई पैसा हमने बिजनेस में स्टार्ट किया, यहां पे आज ये जीरो पीरियड है, 1 2 3 4 5 6, यहां पे बिजनेस को टर्मिनेट किया। तो टर्मिनेट किया तो यहाँ पे जो टर्मिनल कैश, यहाँ पे जो पैसा आता है ना, उसको कहते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। जो 6th ईयर में पैसा आता है उसको कहते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। जो 6th ईयर में पैसा आता है तो इसको कहते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। दिस इज सेड टू बी टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो कहते हैं ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। जो बिजनेस 6th ईयर में तो किया ही, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो जो भी होता है, जैसे यहाँ पे जो भी आया था 4,80,000, तो आपको ये 4,80,000। अब जो मशीन हमने यहाँ पे परचेज किया है वो मशीन यहाँ पे सेल करेंगे। जो मशीन यहाँ पे परचेज किया वो मशीन सेल करेंगे। एड सेल ऑफ इक्विपमेंट, हमने आपने जो मशीन सेल किया उसको ऐड करोगे। मान लो 1 लाख का मशीन से परचेज सेल हो गया। ऐड सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर कोई बिल्डिंग है उसको आपने सेल किया, क्योंकि टर्मिनल में सब कुछ आ जाता है। ऐड सेल ऑफ लैंड, अगर कोई लैंड है, सेल ऑफ लैंड, अगर कोई लैंड है वो भी सेल किए तो आ जाएगा। तो सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो मैं एक क्वेश्चन में करके बताऊंगा। ऐड आपको रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी अगर हो तो उसको भी रियलाइज करेंगे। ये सारे आने के बाद टर्मिनल कैश इनफ्लो आ जाता है, टर्मिनल कैश इनफ्लो। और ये तब उसके बाद हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ये सारी जितनी भी मैंने मेथड्स बताई वो सारी की सारी एक क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको प्रूव करता हूँ, क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले आप उस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले प्लीज आप क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ जी अरुण जी, प्रियांक जी, अंकिता, प्रसिद्धा, हर्ष, आप लोग को समझ आया ना बेटा ये? हाँ जी समझ आया ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको समझाना चाहता हूं ये सारी टॉपिक। इस क्वेश्चन को बेसिस पे समझिए। इस क्वेश्चन को समझिए पहले। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, संतोष एंड कंपनी कंसिडर सेटिंग ऑफ अ न्यू यूनिट, नए यूनिट लगाना चाहता है। द फॉलोइंग डाटा हैज बीन कंपाइल्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। उन्होंने क्या किया, कौन कौन सी डाटा आपको लगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे रुपीज है, ये रुपीज है, ये रुपीज है, ये रुपीज है, ये रुपीज है, सारी जगह रुपीज है। अब सुनिए,
उन्होंने कहा कि लैंड में हमने इन्वेस्ट किया, लैंड में कितना इन्वेस्ट किया, ये पार्ट में देखिए, फर्स्ट में लैंड है, सबसे पहले लैंड परचेज किया, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज जीरो पीरियड में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया। तो लैंड में जीरो पीरियड में उसने कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया आज के डेट में। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लैंड का इंस्टॉलमेंट दिया, कितना कितना दिया, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ये उसने इंस्टॉलमेंट दिया, ऐसे उन्होंने बोला। फिर उन्होंने सेकंड में क्या कैसे इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग बनाया, उस पे क्या किया उसने, बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग में आपको कैसे कैसे इन्वेस्ट किया, इनिशियल पेमेंट ऑन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख, जीरो पीरियड में उसने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, उन्होंने कहा कि दूसरे साल और तीसरे साल में उन्होंने यहाँ पे दिया 10 लाख रुपया और यहाँ पे दिया 8 लाख रुपया। तो बिल्डिंग में कितना इन्वेस्ट किया उसने, 20 लाख रुपया बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, ऐसे किया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा, प्लीज देखिएगा, उन्होंने कहा प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद उसने खरीदा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में कैसे इन्वेस्ट किया सुनिएगा, टू बी पेड एट बिगिनिंग बोला है, मैंने जो आज नोट्स भेजा है उस नोट्स में ये है क्वेश्चन, प्लीज आप लोग देखिएगा, नोट्स का फोटो कॉपी करा लीजिएगा और ये देखिएगा, टू बी पेड एट बिगिनिंग का मतलब बिगिनिंग 4th ईयर। अब देखिएगा यहाँ पे 0 1 2 3 4, 4th के जो बिगिनिंग है वो यही है, 3rd ईयर है, 4th का जो बिगिनिंग है वो 3rd ईयर है। प्लांट एंड मशीनरी आपको 4th के बिगिनिंग का मतलब 3rd ईयर का एंड, 3rd ईयर के एंड, ये सारी चीजें एंड में ले रहे हैं। और टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर एंड 5th ईयर, यहाँ पे 10, तो कितना कितना पैसा है, यहाँ पे 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और आपको 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो ये भी उनकी कितनी है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये भी उनकी कितनी है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट। अब ये सारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब काम करने के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन विल स्टार्ट इन द 6th ईयर, ऑपरेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 6th ईयर में, एंड विल कंटिन्यू फॉर द 10 ईयर्स, कंटिन्यू कितने साल तक, 10 ईयर एंड 15 ईयर्स, एज्यूम द रेवेन्यू एंड कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। उन्होंने कहा 6th ईयर से स्टार्ट हो रहा है और 10 ईयर 15 साल तक कंटिन्यू हो रहा है। ऑपरेशन आपको 6ठे साल से स्टार्ट हो रहा है ना। और वर्किंग कैपिटल आपको 5th ईयर के एंड में 4 लाख, और वर्किंग कैपिटल 5th ईयर में कितनी है, वर्किंग कैपिटल आपको 4 लाख रुपया है यहाँ पे, ऐसे उन्होंने बोला। फिर आप इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 1 2 3 4 5 ये 5 साल आपने इन्वेस्ट करते गए, आपका 5 साल बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा, उसके बाद आपको 6ठे साल 7वें साल 8वें साल ... 14 साल ... 15 साल आपको बिजनेस करने में लगा। तो ये सारी साल आपके पास पैसा आया, ये सारी साल आपके पास पैसा आया, तो इसको कहेंगे कैश इनफ्लो कहेंगे। और यहाँ पे 15वां साल में बिजनेस को टर्मिनेट किया, 15वां साल में बिजनेस को टर्मिनेट किया, तो इसको कहेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल कैश इनफ्लो कहते हैं। दिस इज सेड टू बी टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो आपको 15वां साल में पैसा कैसे गया उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, आप 5 साल पैसा कैसे इन्वेस्ट किया उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीन विल डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, स्ट्रेट लाइन मेथड 10 ईयर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 6th ईयर। डेप्रिसिएशन कहाँ से, 10th ईयर से स्टार्ट, मैंने 6th ईयर से स्टार्ट हो रहा है,
10 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने आपका बिल्डिंग पे 5% और प्लांट और मशीनरी पे 10%। इसका मतलब बिल्डिंग आपका कितने का था, 20 लाख का, तो 20 लाख का 5%, तो आपका 1 लाख डेप्रिसिएशन इसका हो गया। और प्लांट और मशीनरी भी 20 लाख का था, तो 20 लाख का आपको 10%, तो 2 लाख ये डेप्रिसिएशन हो गया। हर एक साल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कटेगा, वो 3 लाख डेप्रिसिएशन हो गया। आप लोग प्लीज पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिए। उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड, बिल्डिंग को हम टर्मिनल में 6 लाख में सेल करते हैं, लैंड को 8 लाख में, प्लांट मशीनरी को 2 लाख में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैंने कल बताया था निकाल के, उसको 12% दिया हुआ है। प्रोडक्ट सेल करते हैं तो 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इतना और फिक्स कॉस्ट इतनी है, टैक्स रेट इतना है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं अंकिता, हर्ष, अरुण जी, प्रियांक, प्लीज बताइए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। अब क्वेश्चन में एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई, कोई भी क्वेश्चन करते समय हमारे पास 5 वर्किंग नोट होता है, इस बात को समझिए। कोई भी क्वेश्चन करते समय कैपिटल बजटिंग में 5 वर्किंग नोट होता है। सबसे पहले टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। इस क्वेश्चन में ओल्ड इक्विपमेंट को सेल नहीं किया गया, इसलिए टैक्स इफेक्ट नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन में इसकी काम नहीं है। दूसरा काम क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालते हैं। हर एक क्वेश्चन में यही रूल फॉलो करेंगे, आउटफ्लो निकालेंगे। तीसरा वर्किंग नोट क्या होता है, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये सारी आपको स्टेप है, कैसे कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। फोर्थ में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालते हैं, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालते हैं। और फिफ्थ में क्या करते हैं, टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालते हैं, टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालते हैं। और ये सारे निकालने के बाद हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए और ग्रेटर देन 0 हो जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्सेप्ट करेंगे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बनाऊंगा। तो ये पहला वर्किंग नोट नहीं होगा, बाकी सारी वर्किंग नोट मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहां पे हम लिखेंगे ईयर, यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर एंड ईयर, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू। इसको समझिए, हमने सबसे पहले इन्वेस्ट किया लैंड में, लैंड में 0 ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब सुनिएगा लैंड में कैसे, लैंड यहाँ पे 0 ईयर में 2 लाख, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1-1 लाख का हमने पैसा दिया। तो यहाँ पे 2 लाख, 1 लाख, फिर यहाँ पे 1 लाख, फिर यहाँ पे 1 लाख लैंड हो गया। लैंड के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बिल्डिंग हो जाता है। लैंड के बाद यहां पे हो जाएगा बिल्डिंग, लैंड के बाद बिल्डिंग हो जाएगा।
अब बिल्डिंग में हमने कैसे इन्वेस्ट किया प्लीज आप देखिए। बिल्डिंग में हमने 0 2 3 हमने इन्वेस्ट किया 0 ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो 0 ईयर में कितना इन्वेस्ट किया था, कितना हमने 2 लाख, 10 लाख, 8 लाख हमने इन्वेस्ट किया था। 2 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 8 लाख हमने इन्वेस्ट किया था। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल्डिंग के बाद हमने किस में इन्वेस्ट किया था बताइए, प्लांट एंड मशीन में 3 और 4th ईयर में। बिल्डिंग के बाद हमने इन्वेस्ट किया था प्लांट एंड मशीनरी। यहां पे क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 3rd ईयर में और 4th ईयर में। तो प्लांट एंड मशीनरी का 3rd ईयर और 4th ईयर में कितना इन्वेस्ट किया था बताइए, 15 लाख और 5 लाख। यहां पे 15 लाख हो जाएगा और 5 लाख हो जाएगा। उसके बाद 5th ईयर में हमने इन्वेस्ट किया था एज अ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल में हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। अब देखिए 0 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू 1 होता है और सेकेंड ईयर का 1 ईयर का 0.893 होता है, 0.797 होता है, 0.712 होता है, यहाँ पे 1 होता है। और सेकेंड ईयर का 0.712 होता है, थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का 797 होता है और 712 होता है। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा 0.712 और 4th ईयर में कितना हो जाएगा आपका, 4th ईयर में 0.636 होता है और 5th ईयर में 0.567 होता है। और ये सारे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। 1.12 अब देखिए, अब हमारे पास पैसा कैसे गया, 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहां पे 2 लाख हो जाएगा, यहां पे 89,300 हो जाएगा, यहां पे 79,700, 79,700, 71,200 ये पैसा होगा। उसके बाद भी यहां पे हो जाएगा 2 लाख, ये होगा 7,97,000, यहाँ पे 8 लाख इंटू 0.712 ये 5,69,600, 5,69,600। दूसरी है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख का है, तो प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख का है तो 15 लाख इंटू 0.636, 15 लाख इंटू 0.712, तो ये हो जाएगा 10,68,000। फिर 5 लाख इंटू 0.636, 3,18,000, 3,18,000। उसके बाद 5 लाख इंटू 0.567 ये हो जाएगा 2,83,500, 2,83,500। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये सारे को हम ऐड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्लीज आप ऐड कीजिएगा। 3,18,000 प्लस 10,68,000 प्लस 5,69,600 प्लस 7,97,000 प्लस 2 लाख,
ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है अरुण जी? वर्किंग कैपिटल 4 लाख है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल 4 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा। जब ये 4 लाख हुआ तो ये वर्किंग कैपिटल अगर 4 लाख है तो ये 4 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाएगा। तो फिर से ऐड कीजिए, प्लीज आप लोग ऐड करें। ये 4 लाख है तो 4 लाख इंटू 0.567 तो कितना हो जाएगा? 2,26,800। प्लीज आप लोग ऐड कीजिए। अनुपम आज लेट हो गया आपका। 2,26,800 आप प्लीज ऐड कीजिए। 2,26,800 प्लस 3,18,000 प्लस 10,68,000 प्लस 5,69,600 प्लस 7,97,000 2,71,200 प्लस 79,700 प्लस 89,300 प्लस 2 लाख। बताइए कितना आ गया आप लोग का? अनुपम 29 लाख। बताइए कितना आ गया? अरुण जी बताइए, आप लोग ऐड कीजिए। ये हो गया 36,19,600। हाँ जी, 36,19,600। हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं? हाँ जी, सादिया ने एकदम सही बताया, हर्ष ने भी सही बताया। प्लीज आप लोग रिप्लाई कीजिए। 36,19,600। हाँ जी, ये हमारे पास 36,19,600। तो हमारी पहली वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। पहला वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया। ये पहला वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरी वर्किंग नोट डेप्रेसिएशन निकालनी है। वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रेसिएशन। हमें डेप्रेसिएशन निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रेसिएशन। तो हम लिखेंगे डेप्रेसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। उन्होंने कहा कि भाई 10% लगेगा। और टोटल कितनी है प्लांट एंड मशीनरी? 20 लाख का है। 20 लाख का है तो ये आपको 2 लाख प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रेसिएशन होगा। और डेप्रेसिएशन ऑफ बिल्डिंग की डेप्रेसिएशन कितनी है? 5% ऑफ ₹20 लाख। ये ₹1 लाख हो जाएगा। टोटल डेप्रेसिएशन आपका कितना हो जाएगा बताइएगा? डेप्रेसिएशन आपका 3 लाख डेप्रेसिएशन हो जाएगा। 3 लाख डेप्रेसिएशन हो जाएगा। ये 3 लाख डेप्रेसिएशन हो गया बेटा। ये 3 लाख डेप्रेसिएशन हो जाएगा। हाँ जी, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। उन्होंने यहाँ पे 3 लाख पहले भी निकाला हुआ है हमने। उन्होंने कहा कि भाई डेप्रेसिएशन का ये तरीका है। उन्होंने कहा कि प्लांट बिल्डिंग पे डेप्रेसिएशन हमारे पास 5% है और प्लांट एंड मशीन पे डेप्रेसिएशन 10% है। इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ जी बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनुपम, अंकिता, चलो आज टाइम से आने की कोशिश करो बेटा। हाँ जी, ये आपको समझ आया कि नहीं आया बेटा? डेप्रिसिएशन समझ आया कि नहीं? सादिया बताइए।
हर्ष, डेप्रिसिएशन समझ आ गया आप लोग को? हाँ जी, सबको समझ आ गया डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन समझ आ गया आप लोग को अच्छे से बेटा? चलिए, अच्छी बात है। अब हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, हमने सेकेंड वर्किंग नोट भी कंप्लीट किया। उसके बाद क्या करते हैं हम? ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालते हैं। आप बताइए ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं? मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले सेल करते हैं, सेल के बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन आता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा, लेस टैक्स को माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको सेल दी हुई है। सेल कितनी है? इस क्वेश्चन में सेल है 30 लाख। 30 लाख सेल दिया हुआ है। सेल 30 लाख के बाद उन्होंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको सेल दिया हुआ है, सेल 30 लाख दिया हुआ है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको 12 लाख दिया हुआ है, 12 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट आपके पास 8 लाख दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कितना हो गया? 10 लाख हो गया। ये क्या हो गया? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो लेस डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, 3 लाख डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स 7 लाख। तो उसके बाद लेस टैक्स, टैक्स की रेट यहाँ पे 50% दिया हुआ है, 50%, तो 3,50,000 आपको टैक्स हो जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स 3,50,000। ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को आप ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आपने कितना होगा? 3 लाख। तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा? 6,50,000 हो जाएगा। हाँ जी, 6,50,000 ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया? क्लियर है हर्ष, साडिया? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब आपको प्रसिडा कहाँ चली गई? अरुण जी, अंकिता, क्लियर है? अब हम निकलेंगे वर्किंग नोट। कौन सा? वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। यहां पे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालेंगे तो क्या क्या लिखेंगे प्लीज आप देखिए। सेल्स रिवेन्यू, ये ₹30 लाख है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है? वेरिएबल कॉस्ट देखिए, वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख, फिक्स कॉस्ट 8 लाख, ये 12 लाख है, लेस फिक्स कॉस्ट 8 लाख। यहां हो जाएगा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना हो गया बताइए आपको? ये ₹10 लाख हो गया, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 3 लाख, अर्निंग बिफोर टैक्स ये ₹7 लाख हो जाएगा, लेस टैक्स 50% तो 3,50,000 हो जाएगा। ये हो गया अर्निंग
आफ्टर टैक्स 3,50,000 हो जाएगा। एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते हैं, उसकी लॉजिक मैंने बताया था। डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, उसकी लॉजिक बताया था। यहाँ पे 3 लाख डेप्रिसिएशन हो गया, तो आप बताइए ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आपको 6,50,000 रुपये हो जाएगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 6,50,000 रुपीज हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 6,50,000। हाँ जी बच्चे बताइए, समझ आया कि नहीं? हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया? हाँ जी, प्रसिद्धा, साडिया, अरुण जी, हर्ष, अंकिता, बताइए। प्रियांक जी, सब क्लियर हो गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिए, हमने आपको ये तो करना ही नहीं था, हमने ये काम कंप्लीट किया, हमने ये काम कंप्लीट किया, हमने ये काम कंप्लीट किया। कौन से काम बच गए? टर्मिनल कैश इनफ्लो बच गया, टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो सुनिए, टर्मिनल कैश इनफ्लो में हम क्या करेंगे? अब हमारे पास बच गया टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो, इसको समझिए टर्मिनल कैश इनफ्लो। भाई बिजनेस हमने किया यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल हमने इन्वेस्ट किया, तो पैसा कितना लगा? 36,19,600। फिर 6 साल, 7 साल, 8 साल, डॉट 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 14 साल तक हमें बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहा। हर एक साल 6,50,000 रुपये आया, जो हमने अभी निकाला। हर एक साल 6,50,000 रुपया हमारे पास आया, 6,50,000। अब आता है कि 15वां साल टर्मिनल कैश इनफ्लो में क्या आया? टर्मिनल कैश इनफ्लो में क्या आया? 15वां साल में पैसा कितना आया? 15th ईयर में पैसा आपके पास कितना आया? तो 15th ईयर में हमारे पास पैसा आया, उसको कहते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो हमारे 6,50,000 जो हमारे पास आना था वो तो आया ही, साथ साथ हमने बेचा। क्या चीज़ को बेचा? हमने बिल्डिंग को बेचा 6 लाख में, बिल्डिंग को बेचा 6 लाख में, ये भी पैसा आया। हमने लैंड को बेचा 8 लाख में, लैंड को बेचा 8 लाख में। हमने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा 2 लाख में, उन्होंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी को भी बेचा आपने 2 लाख में। फिर जो काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए पैसा ही स्टार्टिंग में हम इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हम पैसा लगाते हैं, और जब काम नहीं करना है तो टर्मिनल ईयर में रियलाइज हो जाता है। जो काम करने के लिए पैसा हमने इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, लास्ट में जाके वो रियलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये आपकी वर्किंग कैपिटल जो 4 लाख इंट्रोड्यूस किया गया था वो रियलाइज हो जाएगा। तो आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा? टर्मिनल कैश इनफ्लो आपको देखिए यहाँ पे, ये 12,50,000, 26,50,000 हमारे पास टर्मिनल कैश इनफ्लो हो जाएगा। टर्मिनल कैश इनफ्लो जी 26,50,000 हमारे पास टर्मिनल कैश इनफ्लो हो जाएगा। टर्मिनल कैश इनफ्लो इज 26,50,000। 26,50,000 इज द टर्मिनल कैश इनफ्लो। 26,50,000 इज द टर्मिनल कैश इनफ्लो। अब यहाँ पे देखिएगा, हम निकालेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन से आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपकी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितनी है?
ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो ₹6,50,000, सेल ऑफ बिल्डिंग 6 लाख, क्वेश्चन में है सेल ऑफ लैंड 8 लाख, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये 2 लाख, रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ये 4 लाख। तो यहां पे आ जाएगा टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो ₹26,50,000, दिस योर टर्मिनल कैश इनफ्लो। सारी वर्किंग नोट आपका तैयार, ऑल वर्किंग नोट हैज बीन कंप्लीटेड, ऑल वर्किंग नोट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ we can solve the net present value, we can find the net present value। अब यहाँ पे देखिएगा सारी वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये 0 ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हमने 5 साल बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा, 5 साल इन्वेस्टमेंट करते गए और इन्वेस्टमेंट करते गए उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना था 36,19,600। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था ₹36,19,600। इसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब बिजनेस हमारे पास स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ कब से 6th ईयर से हमारे पास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 6th ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर, ये आपको बिजनेस चला और हर एक साल आपको पैसा आया इस बिजनेस से, हर एक साल आपको पैसा आया इस बिजनेस से। कितना पैसा आया? ₹6,50,000 आया। अब क्वेश्चन आ गया कि एक आपका 15 ईयर हो गया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो। बिजनेस को टर्मिनेट किया, यहाँ पे पैसा ₹26,50,000 आया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी है? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया, इसको निकालिए, इसको निकालिए, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा। अब आपको फाइनली लास्ट में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? प्लीज बताइए। अरुण जी, प्रसिदा, साडिया, हर्ष, अंकिता, बताइए नेट प्रेजेंट वैल्यू समझ आया कि नहीं आया? अब हम निकालेंगे यहां पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर। ये ऑलरेडी हमने 0 ईयर में पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 6 to 14 और यहाँ पे 15। यहाँ पे कैश फ्लो, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और यही आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। हमने पहले साल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? -36,19,600। 1 होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0 ईयर का, तो ये हो जाएगा 36,19,600।
6/14 हर एक साल कितना पैसा आया? 6,50,000, 6,50,000। 6/14 हर एक साल कितना पैसा आया? 6,50,000। 15th ईयर में आया 26,50,000। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालनी है। अब सुनिएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको आप देखिए। यहाँ पे मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा यहाँ। अब आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में निकालूंगा। कितना रेट है? 12% है, तो कैलकुलेटर में 1.12 लिखेंगे कैलकुलेटर में। यहाँ पे डिवाइड की बटन को प्रेस करेंगे, एक बार या 2 बार प्रेस कर दीजिए। पहली साल फर्स्ट ईयर में हम ऐड नहीं करनी है, हमें ऐड 6/14 करनी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इक्वल किया। 5वें साल के बाद हम 6th लिखेंगे और m प्लस लिखेंगे, 7 लिखेंगे, m प्लस पे प्रेस करेंगे, 8 m प्लस, 9 m प्लस, 10 m प्लस, 11 m प्लस, 12 m प्लस, 13 m प्लस, 14 m प्लस, 15 मैंने m प्लस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 15वां साल अलग है और यहाँ पे 6/14 ईयर्स अलग था। 6/14 में हर एक साल हमारे पास पैसा कितना आया? 6,50,000 आया। 6/14 ईयर्स में हर एक साल पैसा कितना आया? 6,50,000, इसलिए उसको ऐड किया। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ऐड करके कितना लाया, और यहाँ पे 15वां साल में कितनी है? 15वां साल में 0.1826 है, तो हम लिखेंगे 1823 लिखेंगे, 183 लिख देंगे। और यहाँ पे 6/14 ईयर्स में कितना आ जाएगा? इसको MR करेंगे। MR का मतलब मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल जो हमने M प्लस किया तो उसमें ऐड करते हुए, मेमोरी रिकॉल का M प्लस का मतलब जितने आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो सबको ऐड करते हुए जा रहे हो, जितना आपके स्क्रीन पे आ रहा है सबको ऐड करते हुए। तो MR करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.023। यहाँ पे लिखेंगे 3.023 और 0.183। अब यहाँ पे सारे जो आएगा ये माइनस और ये प्लस, कितना हो जाएगा? 6,50,000 इंटू 3.023, ये हो जाएगा 19,64,950 ये, और 26,50,000.183, 4,84,950, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24,49,900 माइनस ये 36 लाख हो जाएगा, 36,19,600। तो ये माइनस ₹11,69,700, ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, 24,49,900 माइनस 36,19,600, ये आपका हो जाएगा माइनस ₹11,69,700। तो नेट प्रेजेंट में नेगेटिव आ गया, इसलिए प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए प्रोजेक्ट को हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। सिंस नेट प्रेजेंट नेगेटिव एंड प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया यहाँ पे? सिंस नेट प्रेजेंट विल नेगेटिव हैंस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। हाँ जी, क्लियर हो गया?
नेट प्रेजेंट नेगेटिव आ गया, इसलिए प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? नेट पर नेगेटिव आ गया, इसलिए प्रोजेक्ट को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, हम बिजनेस को नहीं करेंगे। अरुण जी, हाँ जी, प्रसिदा बताइए, प्रियांक जी, हर्ष, समझ आ गया? नेट पर नेगेटिव आ गया, इसलिए प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। Hence, project is rejected। हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अनुपम, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन था जो आपको कैपिटल बजटिंग का तरीका बताया। ये बेसिक क्वेश्चन था जो कि आपकी कंसेप्ट को समझाया, बेसिक क्वेश्चन था। अब आपको इस क्वेश्चन को बनाना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, आप लोगों ने नोट्स भी किया होगा। बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है? और कोई डाउट बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, कल फिर आते हैं। कल हम सारी टेक्निक्स को करेंगे, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सारी टेक्निक्स में नहीं है, मेन एक टॉपिक समझाना था कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर। ओके, कल प्लीज़ आप लोग क्लास में आइएगा सारे बच्चे।